ड्रॉ एंड लेबल एन एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये एंडोथर्मिक के लिए ये वाला आपने ड्रॉ करना है, एक्सोथर्मिक के लिए आपने ये वाला डायग्राम ड्रॉ करना है। बस ये दो डायग्राम काफ़ी होता है, ठीक है। ओके, ऑल केमिकल्स कंटेन केमिकल एनर्जी, वेयर इज इट स्टोर्ड। केमिकल के अंदर केमिकल एनर्जी होती है, कहाँ पे स्टोर होती है। एक्चुअली केमिकल्स के अंदर जो केमिकल एनर्जी होती है वो केमिकल्स के अंदर बॉन्ड पाई जाती है, डिफरेंट एटम उस केमिकल के अंदर मिले होते हैं और उनके दरमियान बॉन्ड पाई जाती है। तो एक्चुअली वो बॉन्ड के फॉर्म में ये एनर्जी उन केमिकल्स के अंदर मौजूद होती है। वो एनर्जी रिलीज कैसे होती है, जब वो बॉन्ड्स टूट जाती है तो बॉन्ड्स टूटने के नतीजे में जो एनर्जी पैदा होती है वो एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो तमाम केमिकल्स में ये कंपाउंड्स होते हैं, उनमें डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स आपस में मिले होते हैं, बॉन्ड्स बना चुके होते हैं। वो बॉन्ड्स एक्चुअली एनर्जी होती है जो कि उन केमिकल्स के अंदर मौजूद होती है। जब भी वो बॉन्ड्स टूट जाती है तो वो एनर्जी रिलीज हो जाती है, ठीक है। तो ये वाला एन बी सम केमिकल एनर्जी इज बीइंग चेंज्ड इनटू थर्मल एनर्जी, ठीक है। ये देखिए इसकी मिसाल इस तरह से है, आप उसको मेरे ख्याल में शायद कुछ बच्चे उसको ना समझ पाएँ कि मिसाल के तौर पे मैं इसको यूँ ले लूँ कि मेरे पास Na+Cl है और इन्होंने बॉन्ड बना दिया Na बॉन्ड Cl, ये बॉन्ड बनाया हुआ है। अब ये एनर्जी है एक किस्म की, NaCl होता है ना, तो मैं बॉन्ड के फॉर्म में लिख दूँ ये NaCl, सोडियम के दरमियान ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट किया हुआ है। अब वो जो अट्रैक्शन है वो बॉन्ड के फॉर्म में आ गई है, ठीक है। अब जब ये बॉन्ड आप तोड़ देते हैं तो सोडियम रिलीज हो जाएगा, क्लोरीन रिलीज हो जाएगा, ठीक है। इसकी मिसाल आप उसको यूँ ले लीजिएगा कि ये एक बंदा है, एक बच्चा है, ये दूसरा बच्चा है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के गिरेबान पकड़े हुए हैं, ठीक है, लड़ रहे हैं आपस में। अब जब लड़ेंगे तो तीसरा बंदे, अब ना इसके पास कोई और चारा है कि वो किसी दूसरे बंदे को हाथ लगाए, क्योंकि इधर फंसा हुआ है और ये क्लोरीन इसके साथ फंसा हुआ है, ये दोनों आपस में फंसे हुए हैं। तो अब उसके पास कुछ और काम करने को कर भी नहीं सकते, ठीक है ना। कोई से कहते हैं कि यार फ़ोन आ रहा है आपका, बेल बज रहा है, आपस में लड़ रहे हैं, हाथापाई कर रहे हैं और कह रहे हैं यार फ़ोन बज रहा है, ज़रा फ़ोन तो रिसीव कर, तो वो नहीं रिसीव कर सकता, इसलिए कि उसकी सारी एनर्जी उधर लग रही है। कब रिसीव करेंगे, वो कहते हैं कि यार चले मुझे तो फ़ोन रिसीव तो करने दें, मेरा गिरबान छोड़ दें। तो जब एक दूसरे को छोड़ देंगे तो अब उसके पास भी एनर्जी आ गई, उसके पास भी एनर्जी आ गई। अब ये दोनों एनर्जेटिक हो गए, इसलिए कि अब ये एक दूसरे से खलासी हो गई उनकी, ठीक है। तो इस तरह से जब भी दो केमिकल्स, आप जब दो एटम्स आपस में मिले होते हैं बॉन्ड के ज़रिए, तो वो बॉन्ड एक्चुअली एनर्जी होती है। जब वो बॉन्ड टूटती है तो एनर्जी रिलीज हो जाती है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, ऑल केमिकल्स कंटेन केमिकल एनर्जी, where is it stored, so that energy is stored in the form of bond, chemical bonds between these chemicals, ठीक है। Number 7, and B, some chemical energy is being changed into thermal energy. Do you think this statement is correct? ठीक है, some chemical energy is being changed into thermal energy. अब जो chemical energy है जो कि bond के फॉर्म में है, and B में मैं ज़रा इसको देख लूँ कि B में क्या दिया हुआ है। ओके, इस बी में वो कहते हैं कि कुछ एनर्जी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और जो केमिकल एनर्जी है बिल्कुल एग्जैक्टली सही है, क्योंकि वही केमिकल एनर्जी फिर थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जाहिर है, तो बॉन्ड टूट गई है, बॉन्ड टूटने की वजह से हीट एनर्जी रिलीज हो गई है और जो केमिकल जो बीकर है और उसके साथ जो बीकर और जो वाटर है वो दोनों गर्म हो चुके हैं, तो एक्चुअली बॉन्ड टूट गई है जिसकी वजह से हीट एनर्जी जो है वो रिलीज हो गई है, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम आगे जाके पढ़ेंगे कि आप कहेंगे कि भाई बॉन्ड तो टूट गई है लेकिन बॉन्ड बन भी गई है ना। एक तरफ अगर हम ये बात कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे सपोज करें कि हमारे पास ये एग्जांपल है, तो इधर अगर बॉन्ड टूटी हुई है तो इधर बॉन्ड बन भी गई है दोबारा से। तो अगर इधर से बॉन्ड टूटने के नतीजे में हीट एनर्जी रिलीज हो गई है तो इधर बॉन्ड बनने की सूरत में वो हीट एनर्जी दोबारा इस्तेमाल होनी चाहिए। ये इसका क्वेश्चन भी आगे जाके आपको मिलने वाला है, लेकिन हम उसको कहते हैं इधर बॉन्ड टूट रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, इधर बॉन्ड बन रही है, एनर्जी दोबारा से इस्तेमाल हो रही है। लेकिन यहाँ जो एनर्जी थी इन बॉन्ड्स की वो बहुत ज़्यादा थी, अब इन बॉन्ड्स को बनाने के लिए जो एनर्जी इस्तेमाल हो रही है वो कम इस्तेमाल हो रही है, लिहाजा जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो एनर्जी पर रिलीज हो जाती है, ठीक है। तो ये इसके अंदर देखिए, इसमें भी अगर आप देख लेंगे ना कि आयरन है और सल्फर है,
दोनों जब मिलते हैं तो आयरन सल्फाइड बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी तो बॉन्ड्स मेकिंग हो रही है, तो बॉन्ड्स मेकिंग जब हो रही है तो फिर हीट एनर्जी तो इस्तेमाल हो रही है, लेकिन एक्चुअली इन दोनों के रिएक्शन के नतीजे में जो हीट एनर्जी रिलीज होती है उससे बहुत ज़्यादा कम एनर्जी इन बॉन्ड्स को बनाने में प्रोडक्ट्स है उनके बॉन्ड्स को बनाने में इस्तेमाल हो रही है, जबकि एक्स्ट्रा एनर्जी जो होती है वो जाके रिलीज हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम इसको ओवरऑल एक्सोथर्मिक कहते हैं, ठीक है। वैसे इसके अंदर छोटे छोटे स्टेप्स और भी हो रहे होते हैं जो कि अभी हम जाके पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, डू यू थिंक दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, एक्सप्लेन, और ये हमने करेक्ट एक्सप्लेन भी कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है अ क्लोजर लुक एट द एनर्जी चेंजेस। अब ये जो एनर्जी चेंजेस आ रही है ना एक्सोथर्मिक में, और इसमें एनर्जी चेंजेस आ रही है, यहाँ पे एनर्जी चेंजेस आ रही है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि एनर्जी चेंजेस एक्चुअली हो क्या रहा है इनसाइड जो है डायरेक्शन के अंदर, होता क्या है। हमने इसको पहले इसको सारा समझना है। या इसको देख लीजिएगा, मैं आपको, ये एक पाथवे है, ये रिएक्टेंट्स हैं, ये एनर्जी का पाथवे है, यहाँ से ये ऊपर जा रहा है फिर वापस नीचे आ रहा है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और इसको ज़रा अंडरस्टैंड करें, ये एनर्जी लेवल देखिए जो आपके पास रिएक्टेंट्स हैं, इसकी एनर्जी लेवल आपको ये नज़र आ रही है, लेकिन वक्ती तौर पे ये एनर्जी बहुत हाई हो जाती है, ऊपर जाती है, यहाँ तक आ जाती है, ये नज़र आ रहा है आपको, यहाँ तक आ गई। हालांकि रिएक्टेंट्स की एनर्जी बहुत कम है, इन रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी, अब देखिए अगर आप उस डायग्राम को देखिए तो इन दोनों में फ़र्क आ रहा है। इस डायग्राम को ज़रा देख लीजिएगा, ये वाला डायग्राम देखिए, इसमें रिएक्टेंट से सीधा एरो नीचे आ रहा है प्रोडक्ट्स, यहाँ पे उसने इंटरनली जो कुछ हो रहा है वो उसने एक्सप्लेन नहीं किया, यहाँ पे एक्चुअली उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। अब इंटरनली क्या हो रहा होता है, मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आप बाइक स्टार्ट कर रहे होते हैं, आप गाड़ी स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो वो रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए कुछ थोड़ी सी एनर्जी चाहिए। मिसाल के तौर पे आप चूल्हा जलाते हैं, घर के अंदर आप चूल्हा जलाते हैं, गैस को आप रिलीज़ करते हैं, वाल्व खोल देते हैं, गैस निकल रही है, हवा में दाखिल हो रही है, रिएक्शन कभी नहीं होगा। आप वाल्व खोल दें और पूरा घर आपके गैस से भर जाएगा और रिएक्शन कभी नहीं, कोई आग नहीं जलेगी। लेकिन अगर आपने गलती से कोई तीली जला दी तो ब्लास्ट हो जाएगा घर के अंदर। जब आप गैस ऑन करते हैं, गैस निकलती है और वो ऑक्सीजन के साथ मिक्स होना शुरू हो जाती है, कि बाहर ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर हवा के अंदर से गैस पाइप से निकल रही है। जैसे गैस निकल के ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो रही है तो अब ये रिएक्शन नहीं हो रहा, उसके लिए थोड़ी सी हीट एनर्जी चाहिए। तो जब आप इस रिएक्टेंट्स को तीली जलाते हैं, इस रिएक्टेंट्स को आप तीली जलाते हैं तो ये तीली की एनर्जी उस रिएक्टेंट्स के साथ शामिल हो जाती है। आपने तीली जलाई तो रिएक्शन होगा, तो वो एनर्जी शामिल हो जाएगी, तो टेम्परेरीली ये एनर्जी ऊपर चली जाएगी, क्योंकि कुछ माचिस जो आपने जला दिया है उसकी एनर्जी, थर्मल एनर्जी प्लस रिएक्टेंट्स की एनर्जी, तो शुरू में ये एनर्जी ऊपर चली जाएगी। लेकिन अब जैसे ही आपने तीली जलाई, गैस जलने लगी, अब बेतहाशा एनर्जी पैदा हो रही है, इसलिए कि आपने तो थोड़ी सी तीली जलाई है और अब आप इतनी आग आपको मिल रही है कि आप उससे रोटी पका रहे होते हैं, सालन गर्म कर रहे होते हैं, पानी गर्म कर रहे होते हैं। वो एनर्जी कहाँ से आ रही है? वो ऑक्सीजन और उस गैस, मीथेन गैस हैं, उसके रिएक्शन से आपको वो हीट एनर्जी मिल रही है। तो जाहिर है पहले तो इस रिएक्टेंट्स के अंदर, इन्हें रिएक्टेंट्स क्या है, इसमें मीथेन गैस है, यानी क्या है आपके पास ये CH4, ये मीथेन गैस है, मीथेन गैस है प्लस ऑक्सीजन है, प्लस ऑक्सीजन है, ठीक है। अब यहाँ पे ये रिएक्टेंट्स हैं। जब थोड़ी सी आप तीली जलाते हैं तो थोड़ी सी हीट एनर्जी आप उसको दे देते हैं, थोड़ी सी दे देते हैं, जिसकी वजह से जब इन तीनों का चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या होता है कि नतीजे में फिर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, CO2 बनती है। अच्छा, इसको थोड़ा सा मज़ीद कर लीजिएगा तो CO2 बन जाएगा और इसको आप 2O2 कर देंगे, ठीक है ना। तो CO2 प्लस वाटर बनता है H2O
प्लस हीट एनर्जी पैदा होती है, ये वाली चीज़ है। ठीक है, तो अगर आप इसको आप मज़ीद वो कर सकते हैं, इसको बैलेंस कर सकते हैं। फिलहाल ये हमारा टॉपिक नहीं है तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नतीजे में मीथेन गैस, ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर प्लस हीट एनर्जी रिलीज हो जाती है। ठीक है, इसको बैलेंस कर सकते हैं, टाइम लगेगा थोड़ा सा, करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें पैदा होती हैं। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी चाहिए थी, आपने एनर्जी दे दी। इसमें ये दोनों पहले मिक्स हो रहे थे, लेकिन ये रिएक्शन नहीं कर रहा था। आपने माचिस जलाई, थोड़ी सी एनर्जी दे दी, इसकी वजह से इसका पाथ यहाँ तक आ गया, और इसके बाद ये बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ हो रही है। तो जो आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, इसकी एनर्जी बहुत कम है, ये प्रोडक्ट्स की एनर्जी है। बाकी ये एनर्जी एटमॉस्फेयर के अंदर जा रही है। आप उससे पानी गर्म कर रहे हैं, आप उससे रोटी पका रहे हैं, आप उससे कुछ और कर रहे होते हैं, वो ये वाली एनर्जी यहाँ से लेके ये वाली यहाँ तक जो एनर्जी है, ये वाली एनर्जी, ये सारे एनर्जी उससे आप अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए आप उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा। अब इसको ज़रा देख लीजिएगा, रिएक्टेंट्स हैं। ठीक है, रिएक्टेंट्स में ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और इसमें क्या करते हैं कि इसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होती है। एक ऐसा रिएक्शन है जिसको आप बाज़-औक़ात आपको थोड़ा सा कम हीट देना होता है, बाज़-औक़ात मुसलसल, यानी उसके अंदर अब ये रिएक्टेंट्स हैं, वो हीट एनर्जी एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसकी हीट एनर्जी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, यहाँ तक जा रही है, यहाँ तक हीट एनर्जी आ रही है उसकी। ठीक है, ये वाला। ठीक है, और उसके नतीजे में ये रिएक्टेंट्स के आप ये हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब जब प्रोडक्ट बनता है ना, तो अब यहाँ पे तो समझ लो कि रिएक्टेंट्स के ने इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी, तो अब रिएक्टेंट्स और एनर्जी मिलके यहाँ तक आ गई, एनर्जी लेवल आपका यहाँ तक आ गया। ये रिएक्टेंट्स है प्लस हीट एनर्जी जो एब्जॉर्ब हो गई है। लेकिन अब कुछ एनर्जी बॉन्ड, प्रोडक्ट्स के बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल हो जाएगी। जब बॉन्ड्स बनेंगे तो बॉन्ड्स बनाने में कुछ एनर्जी इस्तेमाल हो जाएगी, तो ये एनर्जी लेवल वापस थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। लेकिन ओवरऑल क्या होगा कि रिएक्टेंट्स की जो एनर्जी होगी वो प्रोडक्ट्स की एनर्जी से कम होगी, एंडोथर्मिक, यानी ओवरऑल यहाँ से लेके यहाँ तक ये एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई है। ये एनर्जी ओवरऑल टोटल तो इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई है, लेकिन कुछ एनर्जी बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल हो गई, तो वापस यहाँ तक आ गई। तो ये वाली एनर्जी टोटल, ये वाली एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई है, और इस एनर्जी की वजह से आपका जो एटमॉस्फेयर है, आपका आसपास का जो माहौल है, वो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। ज़बान आपका, अगर आपने ज़बान के ऊपर कोई टॉफ़ी रखी हुई है, जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो ज़बान आपका या मुंह आपका ठंडा हो जाएगा। कुछ आपने फ्रेश, कुछ पता नहीं, कुछ इस तरह के कुछ वो है टॉफ़ियाँ हैं, जब आप खा लेते हैं तो आपका मुंह ठंडा हो जाता है। ठीक है, दूसरा मैंने एग्जांपल दिया था पाउडर का, गर्मी दानों के लिए इस्तेमाल होता है, आप जिस्म के ऊपर लगाते हैं, आपका जिस्म ठंडा हो जाता है, क्योंकि उस जिस्म से वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ये वो वाली एनर्जी है जो कि टोटली एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ एनर्जी दोबारा बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल हो जाती है, तो टोटल ओवरऑल एनर्जी इतनी एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पे उसने दिया हुआ है। यहाँ पे उसने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये देखें, ये रिएक्शन किस तरह से होता है। सबसे पहले हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का जो रिएक्शन होता है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अभी हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये दोनों एक्सोथर्मिक रिएक्शन, पहले क्या होगा भाई, ये हाइड्रोजन है, इनमें बॉन्ड पाई जाती है, ये H2 है ना, हाइड्रोजन H2 का मतलब होगा हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन, ये H2 है। ठीक है, अगर O2 का मतलब होता है, ये H2 है, आपके पास H2 है, इस तरह से O2 जो होगा वो ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड पाई जाती है, OO, ये इस तरह के बॉन्डेड फॉर्म इस तरह से है। ठीक है, तो अब पहले क्या होगा कि इनके रिएक्शन के लिए ज़रूरी है कि हाइड्रोजन की जो बॉन्डिंग है आपस में टूट जाएं, और ऑक्सीजन की बॉन्डिंग है आपस में टूट जाएं। तो ज़ाहिर है ऐसे तो नहीं टूटेगा, उसके लिए हीट एनर्जी चाहिए होती है। तो अब आप क्या कर देते हैं कि इसको हीट अप कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इन्हीं थोड़ा सा उसको हीट देते हैं ताकि बॉन्ड टूटे। जैसे बॉन्ड टूट जाएगी तो उसके बाद वाटर बनता है, ये दो हाइड्रोजन और ये एक ऑक्सीजन आपस में मिलकर H2O बना देगा, ये दो हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन आपस में मिलकर एक और जो है H2O बन जाएगा। ठीक है, अब इसके नतीजे में जो इसको बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी वो बहुत कम चाहिए थी। ठीक है, थोड़ी सी एक स्पार्क चाहिए थी, थोड़ा सी माचिस की तीली जलानी चाहिए थी, लेकिन उसके नतीजे में वाटर जो बनता है तो उसके नतीजे में बहुत सारा हीट एनर्जी रिलीज़ हो जाता है। ठीक है, हीट एनर्जी रिलीज़ हो जाता है और ये एक्चुअली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। यहाँ पे उसने ये एग्जांपल दिया हुआ है
कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन कर लेता है तो इतनी एनर्जी पैदा होती है जो जिससे एक मिसाइल को उड़ाया जाता है। ठीक है, मिसाइल हो सकता है, रॉकेट हो सकता है, उसको उड़ाया जा सकता है।